हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके प्रीवियस 2 दिन जो एग्ज़ाम हुए रेलवे ग्रुप डी के उन्हीं का आज एनालिसिस करने फिर से आया हूँ। और जैसा कि फर्स्ट फेज के जो भी एग्ज़ाम हुए आपके जितने भी टाइप्स क्वेश्चन आ रहे थे मैथ के, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद फेज़ 2 में कुछ वेरिएशन करे, लेकिन ऐसा कोई भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है गाइस। 19-20 का बस वेरिएशन है। इसलिए आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा अपडेट रहें और क्वेश्चनों के जो पैटर्न आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आइए आज मैं जो भी एग्ज़ाम हुए उन्हीं से रिलेटेड फिर से एक बार उसी टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये आपके पेपर एनालिसिस ये है, यानी आरआरसी ग्रुप डी आपके प्रीवियस जो 27, 28 एंड 26 इन्हीं से जो क्वेश्चन आए हुए इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। और जो भी इनमें कुछ नया चीज़ होगा उनको आप सीखने का प्रयास करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से है गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 भाग हो जाएगा। कहता है कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 भाग हो जाएगा। यही प्रश्न है आपके सामने। फिर कहता है यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष हो, यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष हो। गाइस इस क्वेश्चन को आप पहले लगाने का प्रयास करेंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ और ऑप्शन के थ्रू आप अपने क्वेश्चन में जाएंगे तो बेस्ट होगा। तो पहला है 1.5 वर्ष, दूसरा है 3.5 वर्ष और दूसरा है 3.5 वर्ष, दूसरा है 2 इयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका गाइस 2.5 इयर्स। तो ये था आपका प्रश्न। आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप स्वयं से हल करेंगे गाइस, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, PR/T/100। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। साथ ही में यदि P को यहाँ ला दूँ तो ये क्या बनेगा, SI/P इक्वल्स टू RT/100। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर होगी। क्या कहता है कि कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, यानी मूलधन क्या है आपका 5 है, 5 का 1 भाग कौन है, साधारण ब्याज। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/5 जो है आपका यही है, यानी SI/P। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/5 इक्वल्स टू RT। R आपको 8% दे रखा है, टाइम आपको निकालना है अपॉन 100। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 20/8 इक्वल्स टू T। तो कितना आ जाएगा जी, 8 दूनी 16 और 1/2। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2.5 वर्ष। यानी राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर्स। यानी 2.5 साल में वो आपका 1/5 हो जाएगा। किस दर से, 8% की दर से। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर होगी। गाइस इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि कोई प्रिंसिपल इतने टाइम में इतना हो जाता है, तो बताइए वही प्रिंसिपल इतने टाइम में कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। यानी प्रश्न ऐसा मैं कह रहा हूँ
यदि कोई प्रिंसिपल है एक रेट से, एक फिक्स कोई रेट है वो 3 गुना हो जाता है, कोई रेट है, ठीक है, जिस रेट से 3 गुना हो जाता है, तो यही प्रिंसिपल साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। यही प्रिंसिपल कितने साल में अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट आएगा। जब रेट बना दिया हो तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं गाइस। ऐसा समझें कि कोई प्रिंसिपल है, इतना गुना हो जाता है किसी रेट से। अब वो टाइम तो दे रखेगा, एक में दे रखेगा, एक में नहीं देगा, तो पहले यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। जो भी टाइम के मायने होगा, 2, 3, 4, 5, 6 साल, जो भी साल होगा, तो यहाँ से यदि बोल दिया कि बताइए कि यदि ये 3 साल में इतना हो गया, ये 3 साल में मान लेता हूँ, तो 1 साल में ये ब्याज हो जाएगा इस, तो वो 1 साल में इतना ब्याज, तो आपको पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए तो SI इंटू 100 आपने जाना होगा। SI इंटू 100 इक्वल्स टू, ये मैंने लिख रखा है कि रेट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट इक्वल्स टू आप निकालेंगे कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो यहाँ से ऐसे आप निकाल सकते थे कि R आपको निकालना था, तो SI आपको 2/3 मिल गया था 1 साल का। आई होप की बात क्लियर होगी। इंटू 100 और डिवाइड बाई P इंटू टी, P1, और टाइम मैंने कितना बताया, 3 साल। ऐसा आप कर सकते थे। क्योंकि टाइम इसको एक लेंगे, क्योंकि 1 साल का हो गया तो 1 रख लेंगे, तो 1 ही है, तो यहीं से आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा 200/3%, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इस रेट से इतने प्रिंसिपल में ये इतना गुना हो जाता है, तो वो पूछना चाहेगा कि बताइए कितना टाइम लगा, तो टाइम का फार्मूला लगा देंगे। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा इस SI इंटू 100 और डिवाइड बाई P इंटू R। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह, और आप आई होप कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इन तीनों में एक रिलेशन ज़रूर देगा कि जैसा 3 चीज़ें हैं ना, तो इसमें से 2 ज़रूर देगा आपको, तभी आप तीसरे को फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप कि क्लियर है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपका एक रेशियो से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। कहता है कि एक क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी A, B एवं C है। कहते हैं कि एक पारी में 361 रन बनाए, जिन्होंने एक पारी में 361 रन बनाए 361 रन बनाए। आगे कहता है गाइस कि यदि A द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, यदि A द्वारा बनाए गए रनों की संख्या B द्वारा बनाए गए रनों की
तो गाइस ये आपका प्रश्न है और स्टेटमेंट थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन बड़ा आसान प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी थे ABC जिन्होंने एक पारी में 361 रन बनाए। ए द्वारा बनाए गए रन की संख्या और बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात 3:2 है और बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या और सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात 3:2 है। पूछ रहा है कि बताइए ए द्वारा कितने रन बनाया गया था। ये प्रश्न आसान है, स्टेटमेंट बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत टिपिकल है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए ABC, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। तो ए और बी का अनुपात कितना है 3:2, फिर बी और सी का कितना है फिर 3:2। अब बस जिसकी जगह जो खाली है उसको आप फिल कर दीजिए। इन दोनों को गुणा हो जाएगा 9, इन दोनों को गुणा हो जाएगा 6, इन दोनों को गुणा हो जाएगा 4। अब कह रहा है 9 6 15 4 19, टोटल कितना हो गया गाइस 19, जबकि टोटल रन कितने थे 361, यानी 19 यूनिट की वैल्यू 361 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 19। क्या सॉरी पहले निकाल लेते हैं। तो 19 दूना 38, तो एक ही बार जाएगा इस 19 ही आएगा। अब 9 19 19 में शायद 361 ही होता है, शायद नहीं होता ही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब हमसे किसकी वैल्यू जानना चाह रहा था गाइस, हमसे वैल्यू चाह रहा था ए की, ए द्वारा। तो एक कितनी यूनिट है 9 यूनिट, तो गुड़े 19। 19 नैया कितना होता है आपका 19 नैया कितना होता है गाइस 19 नैया 171। तो योर आंसर विल बी 171। तो योर आंसर 171 इज अ राइट। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। गाइस क्वेश्चन जरूर, ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस आप स्टेटमेंट रीड यदि अच्छे से कर लिए हैं तो आपसे आंसर आ ही जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और बढ़िया प्रश्न है, समरूपता से संबंधित है गाइस। तो आइए पहले हम समरूपता के बारे में आपको बता देते हैं। आपने सिमिलैरिटी पढ़ रखी होगी, कुछ नए स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके बैकग्राउंड में मैथ ना रहा हो, फिर भी 10 तक तो उन्होंने मैथ पढ़ रखी है। तो सिमिलैरिटी एंड कांग्रुएंस यानी सर्वांग क्षमता और समरूपता आपने पढ़ रखी होगी। समरूप और सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता, ये दो चीज़ें होती हैं गाइस और ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, और इसे बोलते हैं कांग्रुएंस, कांग्रुएंट होता है शायद, कांग्रुएंट या कांग्रुएंट। एक मिनट गाइस। तो आपके पास ये कुछ कांग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी के हम प्रॉपर्टी आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप कि आप बात समझ पाएंगे मेरी, जो भी मैं आगे बताना चाहूँगा। तो समरूप ऐसे होते हैं गाइस, मैं दो फिगर बनाता हूँ। एक ये फिगर है आपका ट्रायंगल ABC एंड एक ये ट्रायंगल आपका, एक ये ट्रायंगल होगा PQR। यहाँ मैं बनाता हूँ एक सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया, और एक और सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर। ये एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, ये A है, ये कौन है आपका B। आइए इन्हीं दोनों फिगर के बिहाफ पे आपको हम समझाते हैं। सिमिलैरिटी की कंडीशन है गाइस, दो कंडीशन है इसके, दो कंडीशन। फर्स्ट कि जो भुजाएं हों यानी साइड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, यानी अनुपात में। कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में, सॉरी कैसी होनी चाहिए, समानुपात।
अनुपात नहीं, समानुपात में होनी चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन है सिमिलैरिटी की कि एंगल जो है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, या एंगल बी सॉरी यहाँ पी होना चाहिए एंगल क्यू के इक्वल हो। कहने का मतलब सिमिलैरिटी के दो कंडीशन है कि तभी दो फिगर या दो चित्र या दो शेप सिमिलर हो सकते हैं जब इनकी साइडों का जो रेशियो हो, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली साइड हो, ये चाहिए वाली साइड हो, इन सभी का साइड क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। समानुपात का मतलब इन द सेंस गाइस, यदि ये 2 है और ये कितना है आपका 6 है, ये आपका कितना है 2 है तो ये कितना है 6 है, ये कितना है 2 है तो ये कितना है 6 है। यदि ऐसा कोई कंडीशन बनता है तब ये क्या होंगे, समानुपात। मतलब यदि मैं ये कहूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी अपॉन पी आर के, यानी इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 2/6 इक्वल्स टू 2/6। आई होप ये क्लियर गाइज। यहाँ पास जो मैंने 2 लिख रखा है, तो आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं, यहाँ आप 4 लिख सकते हैं, क्लियर। और यदि ये 4 है तो यहाँ आप 12 लिख सकते हैं। आई होप मतलब इस फिगर को देखकर नहीं, इनके जो नंबर दे रखे इनको आप जज करिए। तो यदि ये 2/6 है, ये 2 क्या है 6 है, तो इसका 2/6 लिख लीजिए, और इसका कितना है 4/12 है। तो इनका रेशियो निकालें तो इक्वल आना चाहिए। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही मैंने कहा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि यदि एंगल इक्वल हो और साइड समान रेशियो में हो तो ये आपस में सिमिलर होते हैं। दोनों ही ये शेप जो होंगे, दोनों ही आकृति क्या होंगी, समरूप होंगी। ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब आइए कांग्रुएंस यानी सर्वांग समता की बात करते हैं। सर्वांगसम ये अपने शब्द से ही है गाइस, सर्वांग, और ये क्या है, समरूप। रूप का मतलब एक जैसी आकृति। जैसे मैं कहूँ कि ये दोनों पेन कैसे हैं, सिमिलर हैं, कांग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। तो गाइस यदि इनकी आकृति और इनका शेप देखा जाए तो एकदम सेम है, 19-20 का भी इनमें फ़र्क नहीं है। जितनी इनकी हाइट है, जो भी इनका एंगल है, हर एक प्रकार से आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कांग्रुएंट है। यदि इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता, भले इनकी आकृति एक जैसी हो जाती, यानी जैसे मैं हूँ, मेरे ही समान मेरी छाया प्रति एक और रख दी जाती, तो मेरी और मेरी छाया प्रति क्या होती, सर्वांगसम होती। लेकिन मेरे ही जैसा दिखने वाला एक और व्यक्ति होता, जो उसकी हाइट कद में कोई परिवर्तन होता, तो वो हमारे जैसे क्या होता है, सिमिलरिटी होती, यानी सिमिलर होता है। याद रखें, सिमिलर के लिए आकृतियों का लेंथ, ब्रेथ और सब कुछ चेंज हो सकता है। एंगल और साइड उनकी सेम होनी चाहिए, साइड जो है तो सेम रेशियो में होनी चाहिए, और एंगल जो है तो इक्वल होना चाहिए। जबकि सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं कि इसके एक एक पॉइंट हूबहू, यानी जो जैसा ये है वैसा का वैसा है, यानी एकदम कॉपी होना चाहिए, तो वो आपस में क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गई होगी बात अब सर्वांगक्षमता की और सिमिलैरिटी की। तो कोई भी आकृति सिमिलर तभी होगा जब क्या होंगे, एंगल, यानी कैसे एंगल, उसके संगत एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, और साइड कैसी होनी चाहिए, आपकी साइड होनी चाहिए आपके समान रेशियो में। तो आइए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंब 4 और 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 3 है, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, तो गाइस प्रश्न है आपके सामने, कहता है 2 समरूप त्रिभुज के शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। यानी 2 त्रिभुज मैं बनाता हूँ, आप देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया आपका, यानी ए बी सी
पी क्यू आर। कहता है ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। पहले से मैं बोल रखा कि ये समरूप है। यदि ये समरूप है और कहता है शीर्ष लंब, शीर्ष समभुजा पर डाला गया लंब ये शीर्ष लंब कहलाता है। तो कहता है ये शीर्ष लंब इसके दे रखा है गाइस, कितना दे रखा है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ये 4 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर और साथ में कहता है कि बड़े त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज है तो इसका जो एरिया है यानी इसका एरिया जो है आपका वो कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो अब आपसे जानना चाहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। गाइस इसके कुछ कंसेप्ट भी हैं और कुछ थ्योरम भी हैं, तो आइए उस थ्योरम को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम होती है, नोट करके याद भी कर लेंगे। थ्योरम क्या होती है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों, कंडीशन ये है कि वो समरूप होनी चाहिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का अनुपात कहने का मतलब कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, क्लियर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हों तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा, संगत शीर्ष, संगत मध्यिकाएं सभी के वर्ग के इक्वल होता है। क्या बात समझ पाए आप? आइए फिर से बताता हूँ कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तब इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का वर्ग, यानी मैं कहूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, आई होप क्लियर होगा। ये डी, तो ये एस कर लेते हैं। यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशियो जो होगा तो इसका अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, साथ ही ए डी अपॉन पी एस के वर्ग के भी बराबर होगा। यानी एक थ्योरम है गाइस कि कोई भी दो त्रिभुज यदि आपस में समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, साथ ही साथ शीर्ष लंबों के अनुपात के भी बराबर होता है, साथ ही ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। गाइस रेशियो याद रखें, रेशियो ना कि भुजा, यानी इनके अनुपात मिल गए रेशियो में होता है तो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आप थ्योरम याद रखेंगे। यदि ये आपको याद रही तो अब बस सिंपल हो गया गाइस। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रखा है तो हम मान लिए x और नीचे वाले का हमें दे रखा है 36 और इन दोनों का देखिए गाइस ये आपस में बराबर होते हैं तो ये भुजा हमें दे रखी है 4/6, तो 4/6 का अनुपात कितना हो जाएगा 2/3 और इसका वर्ग के अनुपात के ये बराबर होगा, यानी x/36 इक्वल्स टू ये 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 किसके बराबर है 36 का, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 4 के। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा यानी 4, यानी 4 × 4 बराबर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। ये वाली थ्योरम आप याद रखेंगे कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत ऊंचाई एवं शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बस आसान हो जाएगा आपका प्रश्न और इस तरह से ये प्रश्न के आपके आंसर भी आ जाएंगे। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई। आज एक सवाल ज़रूर यहाँ से आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आप पढ़ के जाएंगे यहाँ से और इसकी सारी थ्योरम बननी चाहिए, तभी आपसे आगे हो पाएगा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये प्रश्न कहता है कि एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। एक दूरी
तो अगला प्रश्न है गाइस आपके सामने, कहता है कि ए एक दूरी को 1 घंटे 30 मिनट में तय करता है, वह इसका 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो कुल दूरी बताइए कितनी है। आइए सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद से करेंगे इसके बाद इसको देखेंगे। गाइस कहता है 2/3 भाग, 2/3 भाग, यदि रेशियो आपसे अच्छे से आता होगा तो इस बात से आप सहमत होंगे, कुल दूरी 3 थी जिसका 2 भाग वो 4 किलोमीटर की दर से जाता है। ये बात क्या आप समझ पा रहे होंगे। 2/3 का मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट को बताती है, ऊपर वाली ये बताती है कि जो इसमें काम हो चुका है। तो ये क्या कह रहा है कि काम क्या हुआ है, इसका 2/3 भाग 4 किलोमीटर की दर से और शेष दूरी 5 किलोमीटर की दर से तय करता है। यानी मैं ये कहूँ कि कुल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी आपकी कितनी है, 3 किलोमीटर, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। टोटल दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। तो कह रहा है इसकी 2 भाग, 3 की 2 भाग वो 4 किलोमीटर, यानी 2 4 किलोमीटर की दर से, इसको x मान लो गाइस, क्योंकि हमें क्लियर पता नहीं है, तो 3x में से 2x वो 4 किलोमीटर की दर से प्लस शेष दूरी कितनी बची, 2 में से 1 तय कर लिया तो x बची, तो x की दूरी कितनी, 5 किलोमीटर की दर से, ये आपकी हो गई। और ये दूरी और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है, और ये टोटल कितने, 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है गाइस 3/2। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये 5 दूनी 10x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये 3/2 और डिवाइड में ये 20 रहेगा। आगे ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। अगर मैं क्या कर सकता हूँ इसको और, तो 10 4 14 यानी 14x इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस 30, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 30/14। यदि इसको मैं सॉल्व करूँ और भी तो कितना हो जाएगा 15/7। लेकिन ये x की वैल्यू आई गाइस, आपसे क्या पूछ रहा था, कुल दूरी, कुल दूरी आपने कितना माना 3x, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 15 3 45/7, यानी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 पना 35, 7 6 42, 3 बचा और 7 चौक 28, यानी किलोमीटर, वो भी कैसा होगा गाइस, ये लगभग कितना होगा, लगभग। और ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा भी, यदि ऐसे प्रश्न में 6.4 आ रहा है तो ऐसे ऑप्शन भी देगा आपको लगभग में, तो यहाँ से कुल दूरी वो लगभग में पूछ सकता था, और एग्जैक्टली पूछता 4 पॉइंट समथिंग आता, आगे भी वो जाता। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और इसका आंसर आपको पता हो गया, और ये बहुत अच्छा सवाल था, और ऐसा सवाल आ रहा है आपके पेपर में, इसलिए आप इस सवाल को लगा के ज़रूर जाएंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न है, कहता है कि x के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर आपका जो भी हो 5, कहता है x के किस मान के लिए, किस मान के लिए, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगा, AOB एक सरल रेखा होगी, और साथ में एक आपको डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार कुछ आपका डायग्राम है, और इसमें 2 एंगल हैं। कहता है ये 2x - 50 है, 2x - 50 डिग्री, और साथ ही इसको कहता है 2x + 30, 2x + 30 डिग्री। तो कहता है x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी।
ए और बी एक सरल रेखा होने का मतलब क्या है? इसकी सरल रेखा कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल। यानी वो यही जानना चाहता है कि इसमें एक्स का ऐसा कौन सा मान रखें कि ये जो हमारी रेखा है वो आगे बढ़ के और यहाँ पर से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ऐसा कौन सी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सम कर देते हैं, यानी 2x + 30 + 2x - 50 = 180 डिग्री। यही वो जानना चाहता है कि इनमें से x कौन सी वैल्यू रख दें x की जगह, को पूरा क्या बन जाए, ये घूम के यहाँ आ जाए 180 हो जाए। तो बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए गाइस, ये 4x आ जाएगा और यहाँ से ये 20 आ जाएगा = 180। ये इधर प्लस हो जाएगा तो 4, इसको इधर लिख रहा हूँ गाइस, यानी 4x = 200 और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 यानी 50 डिग्री, यानी x = 50 डिग्री। यानी x की वैल्यू 50 डिग्री रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आप चेक करें तो ये 50 दूनी 100, 100 में से 50 चला जाएगा तो ये 50 ही आ जाएगा। इसी तरह इसमें कर लेंगे तो 50 दूनी 100, 100 दूनी 130, 130 और 50, 5 3 8 180। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी x की वैल्यू 50 रखने पर ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एक सरल रेखी हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बना देगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे आपके समांतर श्रेणी से सवाल पूछा गया है। और याद रखें समांतर श्रेणी का कभी कभी समांतर श्रेणी से ही दे देता है, लेकिन कभी कभी एक सीरीज के फॉर्मेट में दे देता है सवाल, तो वहाँ भी ये समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सवाल दे ही समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न बना के दे दे। तो यदि आप समांतर श्रेणी के रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन कहते हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा यदि सीरीज दे रखा गया इस √2, अगला पद है आपका 3√2, अगला पद है 5√2, अगला है 7√2, अगला है 9√2 एंड सो ऑन। आपसे पूछ रखा कि बताइए कौन सा पद होगा 10वां। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो गाइस कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट है इसका कि ये पहला पद है तो इसको ए मानते हैं आप, ये दूसरा होगा तो इसको बी मान लेते हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों का अंतर जो क्या होता है, डी होता है, यानी 3√2 - √2 यदि कर दिया जाए तो क्या आएगा गाइस, 2√2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। यही होता है ना। आइए तो समांतर श्रेणी के 10th नंबर का पद जानना चाहता है तो क्या होता है इसका फार्मूला, 10th पद या इसे लास्ट नंबर एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल भी कहते हैं, एल का मतलब लास्ट नंबर। तो ये फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ये यहाँ से हम अंतिम पद निकाल लेते हैं। a हमारा √2 है प्लस n कितना है, n मतलब 10वां, तो 10वां मतलब 9 में से 10 में से 9 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है गाइस, 2√2। तो ये √2 हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा तो प्लस 18√2। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे, तो 18 और 1 19, तो 19√2। तो 10th पद कौन सा होगा आपका, 19√2। आई होप ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये आसान था, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लगा के रखेंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वृत्त से संबंधित है। कहता है तो गाइस आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है cot a + cos a = 2 हो, तो कह रहा है एक न्यून कोण हो साथ में, तो बता रहा है 9 tan a + 16 cos a / 5 sin a + 3 tan a की वैल्यू क्या होगी।
आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और इस कंसेप्ट को आपको पहले समझना होगा। आपने इस प्रकार का पढ़ रखा होगा क्या कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, कॉसेक स्क्वायर। आई होप कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। ये आपने पढ़ रखा है और मैं बता रखा हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेरी प्रीवियस वीडियो पढ़ी हुई, इसमें आप देख लेंगे इसको कि ये कितना होता है, 1 होता है। यदि ये 1 होता है तो मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। अब कोस 1 होगा, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ गाइस कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1। यस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी माइनस बी। इसकी वैल्यू हमें दे रखा है गाइस, कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये इंटू में हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1। यानी इसकी वैल्यू मैं पूछूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र तो 1/2 हो जाएगा। ये बात एकदम से आप क्लियर हो गई होगी। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। और मैं यदि इसकी वैल्यू पूछूँ क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, 2। यदि इनमें से हम सिर्फ एक की वैल्यू निकालो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 cos ए इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा इस 3/2। यानी कॉसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/2, यानी 3/2 और डिवाइड बाई 2। आई होप क्लियर होगा ये आपको, क्लियर। और ये ऊपर हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ये आपका सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1/2 प्लस 2। ओ सॉरी, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1/2 प्लस 2 होगा डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये 5/4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम से आपको क्लियर हो गई। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/4। आई होप कि ये बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी। सो गाइस 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/2 डिवाइड बाई 2। इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई गाइस, 5/4 आपकी आ गई कॉसेक ए की। बट यदि मैं ये कहूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ तो ये यदि साइन की वैल्यू निकालूँ तो 1/, हो जाएगा 1/, कॉसेक क्या होगा, साइन। यानी ये साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। आई होप कि ये बात आपको क्लियर। ये न्यून कोण होगा, यदि ये न्यून कोण होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब बात क्लियर हो गई कि हमें सबकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। आइए मैं फाइंड आउट करा देता हूँ। 9 इंटू 10 ए, 10 की वैल्यू क्या होती, 4/3 प्लस 16 इंटू कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 डिवाइड बाई 5 इंटू साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होगी, 4/5 प्लस 3 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती, 4/3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, तो यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 32/8 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो योर आंसर विल बी 4। आई होप कि ये बात एकदम से क्लियर हो। तो आपका आंसर कितना आ गया है, 4। देखिए मैंने फिर से एक बार आपको बताऊँ, ये प्रश्न दे रखा था। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको एक चीज़ याद रखना होगी कि ये वाला कंसेप्ट, आइडेंटिटी याद रखनी होगी
कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्मेट में बन जाता है। इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी निकाल लेते तो यहाँ से हमें कॉसेक की वैल्यू आ जाती। कॉसेक की वैल्यू आती तो 1 चूँकि कॉसेक साइन होता है तो यहाँ से साइन की वैल्यू जस्ट रिवर्स कर देंगे तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको इस साइन की वैल्यू मिली तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में रखने के बाद हम चाहे जो भी रेशियो यहाँ से पूछता सारे रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। आई होप ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई। तो गाइस इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी का यूज हमें करना है। आइए आपका सिंप्लीफिकेशन से सवाल है और आपसे यूनिट डिजिट पूछ रखा है और यूनिट डिजिट से कंसेप्ट में आपको याद रखना होगा कि सवाल हमेशा ही पूछता है तो ये आपसे आना चाहिए। कहता है कि 1570 का होल स्क्वायर प्लस 1571 का होल स्क्वायर प्लस 1572 का होल स्क्वायर प्लस 1573 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि बताइए इसके इकाई अंक पर क्या आएगा। तो बड़ा आसान गैस, इसका कितना आएगा, इसका तो 0 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा, इसका कितना आएगा 4 आएगा, इसका कितना आएगा 9। अब बस कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना था। 9 4 13, 13 14, 14 की 4, तो योर आंसर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 है। तो इसका आंसर 4 है। तो इस प्रकार से ये आपका यूनिट डिजिट से जब भी सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जो भी गिवन होगा और आगे इसको सॉल्व करते जाना है। आइए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है गाइस, और आज के प्रश्न मैं अंतिम लूँगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ इस प्रश्न को। आइए मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न है आपका। कहता है कि एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध को एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध को 16 लीटर पानी में मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। आगे कह रहा है कि यदि शुद्ध दूध का मूल्य ₹1.80 हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। बहुत इजी प्रश्न है गाइस, बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा। ये कंसेप्ट ऐसा है कि तो देखें प्रश्न, इस प्रश्न का सलूशन क्या कह रहा है गाइस कि एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध को 16 लीटर पानी के साथ मिला दिया जाता है और फिर 90 पैसे प्रति लीटर के दर से बेचा जाता है। कह रहा है शुद्ध दूध का मूल्य यदि इतना रुपये हो तो बताइए कि दूध की मात्रा कितनी होगी। गाइस ये प्रश्न को आप ऐसा समझें कि जो शुद्ध दूध का मूल्य है वो कितना है, ₹1.80 यानी 1.8 रुपये। पानी क्या है 90 पैसे, क्या पानी का पैसा मिलता है, नहीं, तो पानी 0 रुपये मान लें। लेकिन ओवरऑल कितना बेच रहा है, जब पानी मिला दिया जाता है तो उसको 90 पैसे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
यानी पानी दूध शुद्ध दूध का मूल्य इतना रुपए था, पानी का कुछ नहीं था तो 0। लेकिन दोनों को जब मिलाए तो किस दर से बेचा जा रहा है? 90 पैसे के दर से बेचा जा रहा है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप एलिगेशन मेथड लगाइए और अपने क्वेश्चन को आसान बना लीजिए। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.9 ही आएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तब भी हमारे कितना आएगा? 0.90। आई होप की बात क्लियर होगी। इसको इससे माइनस किए तो इतना, इसको इससे माइनस किए तो इतना, और इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। इन दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है? रुपए है। ये क्या है? रुपए है। तो इनका जो रेशियो आया है वो किसका रेशियो आया गाइस? लीटर का, क्वांटिटी का, मात्रा का। किसका आया है? मात्रा का। जब पैसे का आपस में एलिगेशन करके रेशियो निकालते हैं तो मात्रा का नहीं आता है, और जब मात्राओं का हम एलिगेशन निकालते हैं तो रेशियो हमारा पैसे का आता है, याद रखेंगे। अब क्या कहता है कि 16 लीटर पानी मिलाए थे। पानी था कितना? 1 यूनिट। मिलाए कितना? मतलब 1 यूनिट कितना है? 16 के बराबर। तो दूध भी कितना रहा होगा? 16 लीटर। और टोटल यदि आपसे पूछ लेता है टोटल मिश्रण कितना हो गया? 32 लीटर। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो गाइज आज यहीं तक। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे, और हमारा 1 तारीख से एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर वाइज। तो आप एनरोल करिए एक नंबर पे, और जिन जिन को तैयारी करना है चैप्टर वाइज 8602594730 पर आप एनरोल कर सकते हैं, यानी हेलो करके लिखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइज। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।